बेटा स्टार्ट करते हैं। कल हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, सेल, ठीक है। आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ पे हम क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले किरचॉफ लॉ करने के बाद। किरचॉफ लॉ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेडिंग यही बना लो, किरचॉफ्स लॉ। अनम्यूट करियो बेटा किरचॉफ लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल के क्वेश्चंस करेंगे बाद में इसके, ये इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ, इसके बेसिस पे सेल्स के क्वेश्चन होते हैं। हमने रेजिस्टेंस के खूब सारे क्वेश्चन सोल्व करे थे, सर्किट वाले, अलग अलग मेथड से, सिंपल नॉर्मल तरीका, फिर हमने वो सिमेट्री मेथड देखा था, और भी बहुत सारे मेथड्स देखे थे, पोटेंशियल मेथड देखा था। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है किरचॉफ लॉ। वहाँ पे सिंपल सर्किट्स होते थे, किरचॉफ लॉ क्या करता है, ये हमको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे हमने अभी तक देखा कि हमारे सर्किट्स में 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस होती थी, बैटरी एक आधी लगती थी तो मान लो सर्किट में 3 बैटरी आ जाए, 4 बैटरी आ जाए, रेजिस्टेंस बहुत सारी आ जाए, तो कैसे सोल्व करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ होता है। जैसे एक हिंट देता हूँ, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज करा था, अगर ऐसे दोनों तरफ 1:2 बन रहा होता था, तो बीच वाले को रिमूव कर देते थे, है ना। 1:2 1:2। सोचो दोनों तरफ रेशियो सेम नहीं है, यहाँ पे 2:1 बन रहा है या 3:4 बन रहा है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने का बेटा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, बिना किरचॉफ के ये क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ हमें डील करता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से, ठीक है। बेसिक से है, आप बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी इससे कर सकते हो, टफ से टफ भी इससे कर सकते हो। जितने सारे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन है ये अकेला सोल्व कर सकता है, ठीक है। 2 किरचॉफ लॉ होते हैं। पहला किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, वोल्टेज लॉ को, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे किरचॉफ करंट लॉ की। ये फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ, ठीक है। दूसरा लूप वाला है, ठीक है। ये लो क्या बोलता है बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। हाँ, ये बोलता है द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन is equal to the amount of current leaving the junction। मतलब आप टोटल सम पे लिख सकते हो, द टोटल सम ऑफ करंट एंटरिंग द सिस्टम is equal to total sum of current leaving the system। पहला लो क्या बोलता है, total amount of current entering the junction is equal to total amount of current leaving the junction। यानी ये बोलता है summation of incoming current is equal to summation of आउटगोइंग करंट। ये सीधी सीधी भाषा में डेफिनेशन है।
कि जितना करंट एक जंक्शन पे आ रहा है उतना ही लीव करेगा। मानो कि जैसे आपका एक पॉइंट है, पहले तो जंक्शन समझेंगे क्या होता है। देखो जंक्शन बेटा वो पॉइंट होता है जहां पर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स आके मिलते हैं। जैसे मार्क करो ये ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है बेटा। अब देखो सी पॉइंट पे तीन रास्ते आके मिल रहे हैं, तीन रास्ते, ये एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ते। तो सी पॉइंट आपका जंक्शन है। डी पे भी तीन मिल रहे हैं, तीन या तीन से ज्यादा, ऐसे पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। और जहां पर दो रास्ते आके मिलते हैं, जैसे इसमें दो मिल रहे हैं, तो ऐसे रास्ते को नोड बोलते हैं। यानी ए बी ई और एफ, ये सब नोड है। तो ये जंक्शन की बात करता है सिर्फ, यानी कि सी और डी। किरचॉफ लॉ पहला वाला जंक्शन की बात करता है कि भाई जंक्शन के ऊपर जितना करंट आएगा जंक्शन से उतना करंट बाहर जाएगा, ठीक है। करो इसको नोटिस की, आगे बात करते हैं। एग्जांपल के लिए आप ये देख सकते हो, मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है। मान लो यहाँ से दो आया, यहाँ से तीन आया, तो आगे मिलके जितना इनकमिंग है ना बेटा, आउटगोइंग भी उतना होगा। इनकमिंग 5 है तो आउटगोइंग भी 5 एम्पियर होगा, ये बोलता है। बहुत बेसिक लॉ है। लिखने का तरीका इसको एक और है, कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल सम ऑफ ऑल द करंट्स ऑन अ जंक्शन इज 0। देखो आने वाला 5, जाने वाला 5, एक को +5 बोलो, एक को -5, तो टोटल जंक्शन के ऊपर करंट 0 बनता है, ठीक है। किसके साथ? ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, नोड बेटा, नोड्स, इनको नोड्स बोलते हैं जहाँ पे दो पॉइंट मिलते हैं। एक डेफिनेशन इसकी ऐसे भी लिख सकते हो, किरचॉफ करंट लॉ की दूसरा तरीका भी है, द टोटल सम of all the currents at a junction is 0। बहुत बेसिक बात है, ठीक है बेटा। अब क्योंकि ये करंट लो है ना बेटा, इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। चार्ज कंजर्व रहता है, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया, सिंपल। ये पहला लो था, लिखो इसको, इसके क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डायग्राम्स तो गंदे गंदे हो गए इसके हमेशा की तरह, तो लिख लो इसको एक बार। देखना बेटा, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आई, करंट की वैल्यू ढूंढनी है। कुछ डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ये कैसे आ रहा है, ये कैसे, ये कैसे, ये 3 एम्पियर आ रहा है, ये 8 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ जा रहा है I1 और 3 8 I1, फिर यहाँ से आगे 3 ब्रांच टूट रखी है इसकी, ऐसे, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है 1.5 यहाँ से आ रहे हैं और 4 यहाँ पे जा रहा है,
और I2 यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद फर्दर फिर यहाँ पे 2 ब्रांच हो रहा है ऐसे, यहाँ पे दिया हुआ है 3 यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है 4.5, 3 आ रहा है 4.5 जा रहा है इस तरीके से बाहर, ठीक है। आगे फिर यहाँ से ऐसे ब्रांच दी हुई है, इसमें जा रहा है I3 और आगे ऐसे 1 2 और 3, 1 2 ही ऐसे। यहाँ पे जा रहा है बेटा I और यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहे हैं। आपको पूरे सर्किट के अंदर इस I की वैल्यू निकालनी है, I की। ध्यान रखना एक ही बात यूज करेंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आती है समझ इस बात को? करे बेटा सोल्व, ये ट्राई करोगे? ध्यान रखना I निकालने के लिए पहले I3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इनकमिंग आउटगोइंग निकालोगे तो I3 नहीं पता। I3 निकालने के लिए I2 निकालने के लिए I1, तो स्टार्टिंग से सर्किट सोल्व होगा ये। देखो ऐसे कुछ यहाँ की बात करते हैं, इस जंक्शन की 3 पॉइंट मीट कर रहे हैं, इनकमिंग है 8 और 3, यानी 3 + 8 इनकमिंग, आउटगोइंग है I1 की वैल्यू 11 एम्पियर। डन। अब ये वाला जंक्शन, इस पे खेलो, इस पे बेटा I1 आ रहा है, 1.5 आ रहा है और 4 जा रहा है। I1 + 1.5 इज इक्वल टू 4। अच्छा, और I2 भी जा रहा है, I1 I2 जा रहा है, 1.5 आ रहा है, I1 आ रहा है, 4 भी जा रहा है और I2 भी जा रहा है, ठीक है। I2 भी बाहर जा रहा है, ये दोनों आउटगोइंग, ये दोनों इनकमिंग। तो I1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 11, तो ये 12.5 - 4 यानी 8.5, ये I2 की वैल्यू आई, ठीक है बेटा। अभी I3 निकालेंगे इसके बाद, यानी ये वाला जंक्शन। यहाँ पे भी 3 मीट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इनकमिंग है 3 और I2 + 3, आउटगोइंग है 4.5 और I3। I2 की वैल्यू निकाली कितनी, 8.5, 4.5 + I3, ये 11.5 बनेगा, सॉरी 8 यहाँ 11.5, 4.5 इधर आके माइनस होगा, इज इक्वल टू I3। तो I3 की वैल्यू 11 में से 4 गया, 7 आ गई शायद, हाँ 7। I3 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। अच्छा, अब इस वाले जंक्शन पे यहाँ खेलो, I3 आ रहा है, ओके, 2 भी जा रहा है और I भी जा रहा है। I3 की वैल्यू 7, 2 जा रहा है, I जा रहा है, तो 7 में से 2 माइनस कर दो बेटा, इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है, बस सर्किट कॉम्प्लिकेटेड था। रूल एक ही है इसमें, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। अगला बनाओ बेटा क्वेश्चन, हो गया तो ये। बनाओ बेटा।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या है अगला क्वेश्चन। ऐसे एक लाइन है लंबी, इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे। ये बोल रहा है 1 एम्पियर यहां से जा रहा है, 5 एम्पियर यहां से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जा रहा है I1, उसके बाद 2 एम्पियर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है I2, फिर यहाँ से 5 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है I4, यहाँ पे जा रहा है I5, नीचे से आ रहा है 4, यहाँ पे 3 जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है I। इस I की वैल्यू बतानी है बेटा, ठीक है। I की वैल्यू, I निकालने के लिए I5 तो चाहिए ही होगा, क्योंकि ये इस वाले जंक्शन पे इनकमिंग है। I5 के लिए I4 चाहिए, उसके लिए I2 I1। सर्किट तो शुरू से ही सोल्व करोगे। करें इस वाले पे कौन सा 5 आ रहा है, ठीक है, I1 जा रहा है और 1 जा रहा है, तो ये बनेगा 5 - 1 4। इस वाले पे आउट गोइंग है I1 + 1, इनकमिंग है 5, तो I1 की वैल्यू होगी 5 - 1 यानी 4। अब 4 यहाँ पे आ रहा है, इस वाले जंक्शन पे 4 आ रहा है, 4 आया, 2 जा रहा है और I2 जा रहा है, 4 आ रहा है, 2 भी जा रहा है, I2 भी जा रहा है, तो I2 की वैल्यू 4 - 2 2 आ गई, I2 आया इस जंक्शन पे। इस जंक्शन पे I2 आ रहा है, I4 आ रहा है और 5 भी आ रहा है। क्वेश्चन गलत बना लिया मैंने शायद, I2 I4 इनकमिंग, शिट बेटा क्वेश्चन गलत बन गया है, इसको आउटगोइंग कर लो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। I4 को I2 आ रहा है, 5 आ रहा है और I4 जा रहा है। I2 की वैल्यू 2 और 5 आ रहा है, यानी कि I4 जा रहा है। I4 की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। I4 आने के बाद इस वाले जंक्शन पे खेलेंगे, इस वाले पे I4 आ रहा है, 4 आ रहा है और I5 जा रहा है। I4 की वैल्यू 7 + 4 = I5, तो I5 11 आ गया, ठीक है बेटा। अब लास्ट जंक्शन रह गया, उस पे भी लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये इस पे I5 इनकमिंग, 3 आउटगोइंग, ठीक है, और I भी आउटगोइंग। I5 की वैल्यू 11 = 3 + I, तो I की वैल्यू आ गई 11 - 3, यानी बेटा 8 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आंसर आया समझ। अब अगला आपको ही ट्राई करना है, थोड़ा सा टिपिकल होगा, इतना सीधा सर्किट नहीं दूंगा। अगला कम आते हैं इस पे क्वेश्चंस, बट हाँ करने आने चाहिए। सेकंड वाला लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हटाऊं बेटा, ये हटा दो बेटा।
अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले में एक स्क्वायर है, स्क्वायर में कह रहा है यहां से पहले आ रहा है 15 एम्पियर, यहां से आ रहा है 5 एम्पियर, ऊपर जा रहा है 8 एम्पियर, ठीक है। यहां से बाहर जा रहा है आई, इसी आई की वैल्यू निकालनी है। ऊपर से आ रहा है 0.6 एम्पियर, और बस इतना ही दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आई की वैल्यू निकालनी है बेटा, इस जंक्शन पे खेलना है, इस जंक्शन पे खेलना है, तो ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी करो ट्राई बेटा, आसान क्वेश्चन है, उड़ा दो 2 मिनट में। करो बेटा, देखते हैं कौन निकालता है आंसर इसका पहले। भैया आंसर क्या है? पहले बता, फिर बताता हूँ। मेरा तो 25.4 आ रहा 23 है शायद आंसर, या तो 23 लिखा हुआ बेटा, निकाल देते हैं, करे, पता नहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है इसमें। अच्छा, ये मैंने दूसरा मिक्स कर दिया क्वेश्चन, शिट बेटा। यहाँ पे 3 एम्पियर है इस क्वेश्चन में, अब कर लिया होगा तुमने, कर लिया तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 कर लो, इसके हिसाब से देख गरिमा क्या आता है, मैं 0.6 लेके कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 कर लेना यहाँ पे करना हो तो। अगले वाले क्वेश्चन में 0.6 था, 2 मिक्स कर दिए मैंने शायद, कोई ना, देखो 0.6 ले लूँ फिर 23 आएगा फिर 23 आएगा ना, आएगा 23। हाँ फिर ठीक है, इस पे 0.6 ले लो, सबने लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, देखो बेटा, ये 15 आ रहा है इधर और 8 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इनकमिंग 23 है, तो आउटगोइंग भी कितना होगा 23। मैं ऐसे डॉटेड एरो लगा रहा हूँ, आप अलग डायग्राम बना लेना या कोई दूसरा पेन यूज कर लेना कि जिससे पता लगे हम आंसर को हाईलाइट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इस वाले जंक्शन पे 23 आ रहा है, यहाँ से 0.6 आ रहा है इनकमिंग, तो आउटगोइंग कितना होगा 23.6, डन। अब यहाँ पे इस वाले जंक्शन पे आउटगोइंग बेटा 8 है, आउटगोइंग 8, इनकमिंग एक है 5 और दूसरा पता नहीं, इसको I1 लेट कर लो। तो अगर ये 5 है, ठीक है, ये 5 है तो इसको 3 होना पड़ेगा, तभी 8 इज इक्वल टू 8 होगा, है ना। I1 की वैल्यू 8 माइनस 5 यानी कि 3, तो ये हो गया 3 एम्पियर। अब 3 आ रहा है, 23.6 आ रहा है, ऐड कर दो 23 और 3 26.6, ये हो जाएगा 26.6 एम्पियर, ठीक है बच्चा। ऐसे छोटे मोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, तो मैं अगला क्वेश्चन बना देता हूँ। अगले में वैल्यूज है, यहाँ से एक करंट और दे दिया, बस वैल्यूज हटा रहा हूँ मैं। अगले में दे रहा है, यहाँ पे जा रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ डायगोनल पे भी आ गया कुछ, डायगोनल पे दे दिया 0.9 एम्पियर,
यहाँ पे दे दिया 1.3 एम्पियर, यहाँ पे दे दिया 0.6 एम्पियर, और ये दिया ही नहीं, यहाँ पे दो दे दिए 1.5 एम्पियर और 1.25 एम्पियर। हमसे मांग रहा है बेटा, इसकी वैल्यू मांग रहा है, यहाँ पे जा रहा है आई, यहाँ पे जा रहा है आई, यहाँ नहीं जा रहा है इस बार, यहाँ पे जा रहा है आई और यहाँ कुछ नहीं है, इस आई की वैल्यू मांग रहा है, इस आई की, इस आई की वैल्यू करो ट्राई। इस आई की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई, टक 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 खत्म हो गया। इसी की मांगनी चाहिए बेटा, एक सेकंड रुको, ठीक है, इसकी वैल्यू मांगी हुई है, यहाँ पे भी कुछ होगा, इसको i1 ले लो क्योंकि ये तो सीधा आ गया, ये हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू मांग रहा है, ठीक है लिखा होगा क्वेश्चन। यही होगा और तो कुछ बनेगा नहीं। चलो करते हैं, ट्राई कर लो, किसी का आंसर आता है तो i1 की वैल्यू निकाल दो, बाकी तो इजी हो जाएगा सारा। ये 3 एम्पियर का है, ये 3 एम्पियर कुछ नहीं है बेटा, ये पिछली बार वाला लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 कर लो बेटा ट्राई, यही क्वेश्चन है। i1 की वैल्यू 2.55, i1 की देखता हूँ, मैं करके देखता हूँ। चलो करते हैं बेटा, पता नहीं गलत भी ना बना, आंसर लिखा ही नहीं हुआ बेटा, मेरे को तो नोटबुक वाला सर्किट नहीं समझ में आ रहा क्या बना हुआ है। निकालता हूँ, देख निकाल देता हूँ। यहाँ पे देख, पहले इधर से शुरू करते हैं, यहाँ पे इनकमिंग 0.6 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं है, और एक आउटगोइंग है 1.3, एक आउटगोइंग है और एक इनकमिंग है, ठीक है। तो यहाँ से 0.5 जा रहा है, यहाँ से 0.9 आ रहा है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्यों। 0.5 6 1.3 गया, 0.6 आया, 0.5 जा रहा है, इस पे खेलूंगा तो एक गिवन है, ये गिवन ही नहीं है। अगर मैं इसको i1 मानता हूँ, i कुछ भी मानता हूँ, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.7। अगर इसकी वैल्यू 0.7 आती है तो इनकमिंग होगा, तभी तो जंक्शन पे इक्वल होगा, ठीक है। 0.7 ही हो गया। अब इस पे खेलते हैं, 0.7 जा रहा है, 0.5 जा रहा है और 0.9 भी जा रहा है, तीनों ही जा रहे हैं, तो इस तरफ करंट को आना चाहिए क्योंकि जाने वाला आने वाले के इक्वल है। ये तो 0.7 समझ में आता है, ये 0.7, ये 0.5, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो तीनों ऐड हो गए, 9 7 16 5 21, बेटा ये 2.1 बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 0.6 आ रहा है और 1.3 जा रहा है, तो यहाँ पे एक ही करंट बचता है। इसकी डायरेक्शन नहीं दी थी इसलिए टफ लग रहा था क्वेश्चन, डायरेक्शन नहीं दी हुई थी,
तो डायरेक्शन भी खुद लेट करनी पड़ेगी इसमें, ऑब्वियस है इनकमिंग होगा तभी इक्वल होगा। इसकी 0.7 आ गई। अब इस पे खेलेंगे, इस पे देखो 0.5 जा रहा है, 0.7 भी जा रहा है, 0.9 भी जा रहा है, तो यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल होना चाहिए तीनों के, तो तीनों को ऐड कर दो, 9 7 16 और 5 21 यानी 2.1। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे 2.1 जा रहा है, 1.5 आ रहा है, 1.25 आ रहा है। देखो 2.1 तो आउटगोइंग है, 1.5 इनकमिंग है, 1.25 भी इनकमिंग है, तो ये कम पड़ गया। तो ये जो I1 करंट बनेगा आउटगोइंग ही बनेगा, इनकमिंग बनेगा नहीं, हाँ ठीक है आउटगोइंग ही बनेगा, 2.1 बड़ा होता है इन दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे I1 भी आउटगोइंग है, तो 1.5 और 1.25 होता है 2.5 और 2.75, ठीक है, प्लस में I1 इज इक्वल टू 2.1। I1 की वैल्यू माइनस में आ रही है, यानी कि ये करंट बेटा आउटगोइंग नहीं होगा, इनकमिंग होगा, ये वाला करंट इनकमिंग होगा बेटा, क्योंकि वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। भैया स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई, आया देख यहाँ पे क्या गलती हो रही है, जो क्वेश्चन नोटबुक में बना हुआ है 1.5 आ रहा है, 1.25 आ रहा है, और I1 भी जाता हुआ दिखाया हुआ है। अगर I1 जाएगा तो टोटल आउटगोइंग तो सिर्फ 2.1 है, माइनस करने पे आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं हो सकता बेटा। यानी देखो मैं समझाता हूँ, नेगेटिव का मतलब ही समझाता हूँ, आउटगोइंग क्या होना है पढ़ा रहने दो ऐसे ही। I1 की वैल्यू आ गई 2.1 माइनस 2.75, यानी I1 की वैल्यू आ गई माइनस का 0.65। इसका मतलब बेटा पता क्या है, इसका मतलब है जो करंट की डायरेक्शन गिवन है ना वो ठीक नहीं है, इसने I1 आउटगोइंग दिया हुआ है ना, वो आउटगोइंग नहीं है, वो इनकमिंग होगा। आप उल्टी कर देना, ये 0.65 है, ठीक है। अब ये 0.65 आ गया, इस जंक्शन पे खेल लो, इस पे जा कौन सा रहा है 0.65, ठीक है, और आ कौन से रहे हैं 0.9, 1.3 भी आ रहा है, और I3 बाहर जा रहा है, I3 बाहर जा रहा है, 0.65 बाहर जा रहा है, I बाहर जा रहा है, I 0.9 अंदर आ रहा है, और 1.3 अंदर आ रहा है। I की वैल्यू आएगी 1.3 और 9 2.2 माइनस 0.65। अब इसको माइनस करो कितना आएगा, 22 में से 6 गया 16, 16 में से भी 15.5 यानी 1.55 बेटा, ये आंसर आएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन था शायद ये नोटबुक में, बट इस तरीके से आ सकते हैं सर्किट्स। ऐसा नहीं आएगा आप में कि आपको डायरेक्शन खुद फाइंड आउट करनी पड़े, डायरेक्शन आपको गिवन होगी। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन था, कॉम्पिटिशन की नोटबुक में से उठाया हुआ है, तो टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है। इस वाले लो के ऊपर ना आज तक क्वेश्चन नहीं आया वैसे बोर्ड के अंदर, कभी आए तो देखे बट आया नहीं। सेकंड वाले पे आता है जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बना लो हेडिंग, दूसरा लो किरचॉफ वोल्टेज लो, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर पूरी यूनिट में किसी चीज पे क्वेश्चन आएगा तो इस पे आएगा, 99% चांस होते हैं। हर साल का पेपर उठा लो, हर साल के पेपर में एक क्वेश्चन तो किरचॉफ पे देगा, कुछ मर्जी हो जरूर देगा, क्योंकि ये व्हीटस्टोन वुडस्टोन सारे रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन कवर कर देता है, ठीक है। क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल सम of all the EMF या voltages in a loop is equal to 0। बड़ी अजीब बात बोल रहा है पर सच बोल रहा है, आप ये पढ़ चुके हो, इनडायरेक्टली देखोगे तो ये बोल रहा है कि अगर एक बॉडी एक लूप के अंदर घूमती है, जहां से शुरू होती है वहीं पे आगे खत्म हो जाती है, ये लूप होता है बेटा। अगर एक बॉडी एक लूप में घूमती है ना, तो पूरे लूप के अंदर टोटल आपका ईएमएफ का सम 0 होगा। ईएमएफ का मतलब अंदर हो सकता है बैटरी लगी हो, सेल लगा हो,
हो सकता है अंदर कोई रेजिस्टेंस लगी हो, कोई बैटरी लगी हो। बेटा जो भी लगा हो आप सारा घूम के आओगे ना, आप इसको ऐसे लिखोगे। देखो बैटरी के लिए अभी, सेल के लिए आपने अभी कल देखा था हम ईएमएफ यूज करते हैं, टोटल सम ऑफ ईएमएफ। और रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते थे वोल्टेज की टर्म्स में? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आईआर लिखते थे। यानी कि सारे सेल्स का समेशन और सारे रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन 0, यानी ई प्लस सारे पोटेंशियल डिफरेंस आईआर, ये 0 के बराबर होगा। ये बोलता है ये लोग, जितने भी सारे लूप के अंदर वोल्टेजेस आ रहे हैं सबका सम उठा के बिना टेंशन के 0 डाल दो। 0 हमने क्यों डाला बेटा? देखो हम ए से शुरू होके ए पे ही आए, तो लॉजिकली देखे तो फाइनल पोजीशन भी है, इनिशियल पोजीशन भी है। तो अगर मैं इस पॉइंट में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं इस लूप में, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, अब दोनों सेम ही है बेटा, माइनस करोगे 0 ही तो आएगा। इसलिए कहा जाता है कि लूप के अंदर टोटल वोल्टेज इसका सम कितना होता है? 0 होता है। इसको नोट करो, इसके रूल्स सिखाता हूँ। कल मैंने इसके रूल्स आपको थोड़े थोड़े दिखा दिए थे, जो हम कल सेल वाले टाइप में वो VA माइनस VB कर रहे थे, वो रूल्स आज यहाँ पे अप्लाई हो गए। बेटा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। अब जो मेन दिक्कत आती है सारी, वो दिक्कत ही यही आती है कि भाई साहब को अप्लाई कैसे करें। सीख लो, पूरा सीख लो कैसे अप्लाई करना है, एंड में रट्टा ही मारना है, ठीक है। अब मैं भी रट्टा ही मारता था अपने टाइम में, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लो। लूप में लगता है हमको पता है बेटा, एक लूप बना लो, एक सर्किट बना लो, मतलब ऐसे बना लिया, ठीक है। इसमें सेल लगा दो, जितने मन करे उतने लगा दो, कोई टेंशन नहीं। जितनी रेजिस्टेंस करे उतनी रेजिस्टेंस लगा दो, कोई टेंशन नहीं है बेटा। E1 बोल दो, E2 बोल दो, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 E3 बोल दो, कुछ भी बोल दो बेटा, कितने मर्जी लगाते जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सब वैलिड है, सारे सर्किट सोल्व कर देगा, ठीक है। मैंने लगा दिया। सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है? स्टेप वाइज चलना है। स्टेप 1, डिवाइड द करंट। करंट डिवाइड करना है, मतलब जो आप KCL किरचॉफ करंट लॉ में सीख के आए हो ना, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। कर दो। जैसे मान लो करंट कैसे डिवाइड करना है, आप लेट करोगी कि यहाँ से करंट आया I, अभी कुछ मत करना, आप बस देख लो, क्वेश्चंस में करेंगे। यहाँ से आया I, तो I1 गया यहाँ पे, I2 गया यहाँ पे, ठीक है। ये I2 घूम के आएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे I1 घूम के आएगा, I1 और I2 दोबारा मिलके सर्किट में कितना हो जाएगा? I। ये I2 घूम के आएगा, I2 और यहाँ से I1 आ रहा है, दोनों मिलके दोबारा कितने हो जाएंगे? I। पहला काम ये, करंट डिवाइड कर दिया। स्टेप 2, लूप लो है ना बेटा, तो चूज अ क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप। अब लूप चूज करना है, सवाल आता है कितने लूप चूज करेंगे बेटा। मान लो ये आपसे पूछ ले I1 की वैल्यू निकाल दो सर, I2 की निकाल दो। जितने आपके वेरिएबल्स होते हैं ना बेटा, उतने लूप बनते हैं या उतनी इक्वेशन बनती है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक I1 है और एक I2 है और एक I है, 3 वेरिएबल है तो 3 लूप बनेंगे। मैथ्स में सीखते हो जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशंस बनाते हैं, यहाँ भी बनाएंगे। एक इक्वेशन तो सीधी सीधी ये बनेगी, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब आपने लूप लेने हैं, सबसे पहले ये लूप, ये लूप, 2 लूप है, 2 इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, गेम ओवर हो जाएगा। बट लूप लेके करना क्या है? चूज अ क्लोज्ड लूप। मैंने चूज करा, इसको डायरेक्शन दे दो, जैसे ए पॉइंट्स दे दो, C D E F, ठीक है।
सबसे पहला काम करना है, एक लूप लेना है। जैसे मैंने लिया लूप ए बी सी डी और वापिस ए बेटा, ए से शुरू हो गए ए पे ही खत्म हो गए तभी लूप होगा, डी पे खत्म नहीं करोगे। ले लिया लूप। लूप लेने के बाद क्या करना है, इस लूप को डायरेक्शन असाइन करनी है। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे, मतलब आप या तो क्लॉकवाइज चल पड़ो और या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सवाल आता है लूप तो दो है, तो इसमें क्लॉकवाइज चले तो इसमें कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या इसमें भी क्लॉकवाइज। बेटा आपकी मर्जी है, आपका मन करता है दोनों में क्लॉकवाइज चलो, आपका मन करता है दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपका मन करता है एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मर्जी चलो, आंसर हमेशा ठीक आएगा। इस लॉ का एडवांटेज ये है, आप जैसे मर्जी लूप में चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आंसर हमेशा सेम आने वाला है। जैसे मान लो कि मैं इस लूप में अगर क्लॉकवाइज चलता हूँ ऐसे, तो मैं उसके हिसाब से इक्वेशन लिखूंगा, ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, डी से ई जाऊंगा। इसमें E2 बीच में E1 आएगा तो यहाँ पे E1 लिखूंगा, यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आ रही है तो उसकी जगह IR लिखूंगा, इसकी जगह पे फिर दोबारा से IR, इसकी जगह पे E2 लिखूंगा, ऐसे लूप बनाऊंगा पूरा। अभी सीखेंगे बनाएंगे कैसे, लेकिन हमने करना क्या है, लूप असाइन करना है। एक लूप लेना है और लूप को एक डायरेक्शन देनी है। वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मन करे बेटा, कोई टेंशन नहीं है, आंसर हमेशा ठीक आएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब इक्वेशन कैसे लिखनी है, सारी प्रॉब्लम ही तो इक्वेशन लिखने की है। बीच में रेजिस्टेंस आ रही है और बीच में खूब सारे सेल्स आ रहे हैं। अभी हमने देखा, हमने सबका समेशन 0 के बराबर रखना है, सारे के सारे वैल्यूज लिख के इज इक्वल टू 0 करना, तो वही है डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। पर करना कैसे है, ध्यान से देखना बेटा। अगर बेटा आपकी बैटरी आती है, जैसे मान लो अगर आपकी बैटरी आ जाती है ऐसे सेल के लिए, सेल के लिए सेल ऐसे होता है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है बेटा, सेल जैसे भी है आपने अपना एक पाथ चूज करना है, जैसे आपने क्लॉकवाइज चूज करा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज चूज करोगे तो सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज चूज करोगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आओगे। तो मैं एक पाथ ले रहा हूँ अपना, देखो मैंने ऐसे पाथ ले लिया, ऐसे मैं इस तरीके से जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखोगे तो ये हाई होता है पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला होता है लो, यानी मैं सेल के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि हाई टू लो जा रहा हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे EMF के लिए जो वैल्यू लिखूंगा, डेल्टा V की जो लिखूंगा वो -E के बराबर लिखूंगा। कितना लिखूंगा, -E। -E क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ। ठीक है ना बेटा, डेल्टा V -E। सेम सेल दोबारा बना रहा हूँ, आप नीचे बना लेना, मेरे पास जगह नहीं है ऐसे। बट अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अपोजिट आ रहा हूँ, अपोजिट यानी सेल तो ऐसे है लेकिन मेरा पाथ अपोजिट है, मेरा पाथ अपोजिट है, यानी मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा हूँ तो मैं लो टू हाई जा रहा हूँ। लो टू हाई का मतलब गेन कर रहा हूँ, पोटेंशियल गेन हो रहा है तो +C। यहाँ पे मैं हाई टू लो जा रहा हूँ तो लॉस हो रहा है पोटेंशियल में, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस इन पोटेंशियल। लॉस का मतलब नेगेटिव है ना, लेकिन यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ। अपने पाथ से मतलब रखना है, ये सेल कैसे मर्जी पड़े हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको बस हमारा पाथ चूज करना है, उसके हिसाब से इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल हो रहा है, गेन का मतलब पॉजिटिव, इसीलिए +C। ठीक है, ये रूल बोलता है। हम एंड में रट्टा ही मारने वाले हैं इसका, ठीक है। पर याद रखना जो हम फॉलो कर रहे हैं आप उसी हिसाब से रट्टा मारोगे। ये रूल उल्टे भी हो जाते हैं, कई बुक्स में क्या करता है, गेन इन पोटेंशियल को नेगेटिव लिख देता है और लॉस इन पोटेंशियल को पॉजिटिव। तो हम इस रूल से सीख रहे हैं तो हम इसी को फॉलो करेंगे, हम किसी बुक से कोई रूल नहीं देखेंगे, सब क्वेश्चन में यही रूल लगाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा अजीब लग रहा है तो क्वेश्चन करोगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, सबसे आसान चीज है ये। दूसरी चीज है बेटा रजिस्टर के लिए, ये रजिस्टर
ऐसे होगा, इस रजिस्टर के अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा आई मान लो, ठीक है। मैंने अपना पाथ ऐसे ले लिया करंट के साथ, मैंने कैसे ले लिया, करंट के साथ। अभी कल सीखा था या पहले से भी पता है कि जो करंट होता है वो हाई टू लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है यानी हाई टू लो जाता है, यानी मैं हाई टू लो जा रहा हूं, मेरा लॉस इन पोटेंशियल हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस इन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। और रेजिस्टेंस के लिए मैं ई नहीं लिखता था, इसके लिए मैं आई आर लिखता था, तो माइनस आई आर। समझ रहे हो बात, लॉस इन पोटेंशियल हो रहा है इसलिए नेगेटिव, और रेजिस्टेंस के लिए हम आई आर करके लिखते हैं, उसके लिए ईएमएफ यूज नहीं करते, क्योंकि रेजिस्टेंस की ईएमएफ कैसे हो सकती है। अब यही दोबारा मैं ऐसे जा रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसे करंट को भेज दिया और मैं ऐसे जा रहा हूँ अपोजिट। अब मेरा पाथ अपोजिट है, करंट हाई से लो जाता है, मेरे को मतलब ही नहीं कहीं मर्जी जा रहा है, मैं अपना पाथ देखूंगा। मैं लो टू हाई जा रहा हूँ तो मेरे लिए गेन इन पोटेंशियल हो रहा है। गेन का मतलब बेटा डेल्टा वी पॉजिटिव यानी कि प्लस आई आर, ठीक है। ये रूल बोलता है बेटा, ये तो रूल्स बोलते हैं, नोट करो, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम रट्टा ही मारेंगे। रट्टा क्या है, इसी रूल से निकल के आया हुआ एक रूल है, तो जो हमने बना रखा है, लिखो बताता हूँ। स्टेप नंबर 3 में क्या चेक करें, स्टेप नंबर 3 को नाम देना हो तो दे लेना, पोटेंशियल गेन एंड पोटेंशियल ड्रॉप, ये चेक करा हमने यहाँ पे। इस हिसाब से अगर पोटेंशियल गेन हो रहा है तो पॉजिटिव, ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव। हटाऊं बेटा इसको। अब ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए सिर्फ याद करेंगे उसको, बार बार नहीं देखेंगे कि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने सर्किट में देखा था 5 सेल लग रहे थे, 5 रेजिस्टेंस लग रही थी, कौन बार बार देखेगा। तो क्या ट्रिक याद करेंगे हम बेटा, देखो सेल के लिए पीछे वाला टर्मिनल या पीछे वाला डंडा बोलो, मैं तो डंडा बोल के चलता हूँ, आप टर्मिनल बोल सकते हो। अपना पाथ देखना है और सेल के लिए पीछे वाला टर्मिनल देखो कहाँ गया सेल, ये रहा, ऐसे जा रहा हूँ, पीछे वाला टर्मिनल छोटा है यानी नेगेटिव तो माइनस ही। मैं ऐसे आ रहा हूँ, पीछे वाला टर्मिनल, पीछे वाला पॉजिटिव है तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस। सेल के लिए तो ऐसे करेंगे, पीछे वाला टर्मिनल चूज करेंगे जब भी इक्वेशन लिखेंगे। और बेटा रेजिस्टेंस के लिए देखो ध्यान से, इसमें रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं करंट के अपोजिट हूं, करंट के अपोजिट मेरा पाथ, करंट के अपोजिट हूं तो डेल्टा वी पॉजिटिव यानी प्लस आई आर, यानी सेल के लिए पीछे वाला टर्मिनल और करंट के अपोजिट पॉजिटिव, डेल्टा वी लो ही मत, सेल के लिए पीछे वाला टर्मिनल और करंट के अपोजिट पॉजिटिव है ना। और अगर करंट के साथ गया तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे ये करंट जा रहा था ऐसे, मैं करंट के अपोजिट हूँ, डेल्टा वी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और करंट के साथ जा रहा हूँ मेरा पाथ, मैं करंट के साथ जा रहा हूँ तो डेल्टा वी कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव। ऐसे याद रखेंगे, सेल के लिए पीछे वाला टर्मिनल, ठीक है बेटा, और करंट के लिए अपोजिट जा रहा हूँ तो पॉजिटिव। अब आपको समझ में भी आ गया करना कैसे है, आपको रट्टा भी लग गया है, तो जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे करें, बट ये बेटा ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि यही बेस्ट तरीका है। अभी सर्किट्स देखोगे 6-7 रेजिस्टेंस मिलेगी, 6-7 सेल्स मिलेंगे, इतने में तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे लो टू हाई जा रहे, हाई टू लो, तो ये सबसे बेस्ट है। मैं इसको स्टार्टिंग में एक लाइन में भी बता सकता था बेटा कि याद कर लो सेल के लिए पीछे वाला टर्मिनल, करंट के अपोजिट जा रहे हो तो पॉजिटिव, पर फिर आप दूसरी बुक्स में देखते कंफ्यूज होते हैं। कई बुक्स में करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हम जा रहे हैं करंट के साथ तो उसको पॉजिटिव ले रहा है, अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव ले रहा है, तो अपनी कन्वेंशंस मान रखे उन्होंने। तो एक्चुअल कन्वेंशंस ये होती है, तो कहीं पे आपको दिखे ना कि जैसे मतलब करंट के साथ पॉजिटिव ले रहा है
तो बैटरी के लिए वो आगे वाला टर्मिनल लेगा, पीछे वाला नहीं लेगा। ध्यान रखना इस बात को। तो ये कंसेप्ट बताने का मतलब यही था कि आपको अगर कभी कोई बुक उठाते हो उसमें उल्टा सीधा दिख जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने सीखा है वो बिल्कुल ठीक है।